हेलो बच्चों, आज केमिस्ट्री का पार्ट 1 का क्लास स्टैंडर्ड 12th सॉल्यूशन चैप्टर हम कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर से वी आर टेकिंग सॉल्युबिलिटी पार्ट। सॉल्युबिलिटी, सबसे पहले आपको डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी पता होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी क्या है? कोई भी एक सब्सटेंस के बारे में हम बात करेंगे, वो क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। क्या बोल रहे हैं? एक सोल्यूट लो, उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट, सपोज 10 ग्राम आप 100 ml सोल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हो, घूम जा रही है, लेकिन कौन सा टेम्परेचर? एक फिक्स टेम्परेचर बात करो, या तो रूम टेम्परेचर पे बात करो या तो हायर टेम्परेचर पे बात करो, जो भी, लेकिन उस टेम्परेचर पे जितना वो डिसॉल्व होगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। यानी अलग अलग टेम्परेचर पे इट कैन बी डिफरेंट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो गई? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट, जितना ज्यादा आप डाल सकते हो टू बी डिजॉल्व, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सपोज एक बार तू 10 ml में एक शुगर डिजॉल्व कर रही है, बाद में तू 100 ml में कर रही है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बदलती जाएगी। तो हमको ये भी फिक्स रखना है, क्वांटिटी भी फिक्स रखना है, तब उसको सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो फिक्स्ड अमाउंट दैट इज टू बी से मैक्सिमम मैं कितना डाल सकती हूँ। ठीक है, इन दैट फिक्स अमाउंट ऑफ एंड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर एक वर्ड की पूरी इंपॉर्टेंस है इसकी डेफिनेशन लिखने में। अगर 12th में तुमको इस पर शॉर्ट नोट आता है तो ये पूरी लाइन लिखनी है, हर एक चीज लिखनी। सो इट डिपेंड्स ऑन द, अब ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कैसा है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये कैसा है? उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर, ये हर चीज पे डिपेंड करता है। सो इट डज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, सराउंडिंग टेम्परेचर और प्रेशर कैसा है। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से, और प्रेशर बढ़ाने घटाने से सॉल्युबिलिटी वेरी होती है। और इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे किस चीज़ के सॉल्यूशन के सॉल्यूट को डिसॉल्व करते वक्त उसका टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, या उसका टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, या उसका टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी पे क्या होता है, क्या वो बढ़ती है, क्या वो घटती है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देख सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, इस चैप्टर में अभी इस पोर्शन में जब तुम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हो, जब हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है, तो हम दो हेड्स में पढ़ाई करेंगे, हम दो हेड्स में पढ़ाई करेंगे। एक बार सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे, यानी सपोज तूने शुगर ले ली और तूने उस शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दिया या मिल्क में डिसॉल्व कर दिया, समझ गए। दूसरा हम क्या चीज़ पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। अभी हमने एक बार सॉलिड को मिक्स कर दिया, तो दूसरी बार हम क्या करेंगे? गैस इन लिक्विड करेंगे। यानी कोई गैस को लेंगे, सपोज कोल्ड ड्रिंक समझ लो, मैं CO2 को मिक्स कर रही हूँ एक लिक्विड में, वाटर में। ठीक है, सोडा बन जा रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के अंदर, बस ये दो चीज़ पढ़ेंगे। एक बार सॉलिड को डिसॉल्व करना पानी में, लिक्विड में, और एक बार गैस को। यानी हम लिक्विड को लिक्विड में, सॉल्युबिलिटी में नहीं पढ़ने वाले। लिक्विड को, क्योंकि जब पूरा चैप्टर होता है तब हमको कंफ्यूज होता है किस चीज़ में क्या थी, इसलिए मैंने पहले ही बता दी। एक बार सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे, एक बार गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे इस सॉल्युबिलिटी हेड के अंदर। ठीक है, नाउ एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। और ये बिल्कुल ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं वो, एक बार बताएंगे सोडियम क्लोराइड यानी नमक एंड शुगर डिसॉल्व रेडिली इन वाटर। हाँ, नमक और शुगर पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, बट देन नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन, ये भी है कुछ सॉलिड जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। तो पहले बोल दिए पानी में कुछ डिसॉल्व होते हैं, और बोल रहे हैं पानी में कुछ नहीं। अच्छा, तो जो ये पानी में नहीं हो रहे, अब ये बोलेंगे ये लोग डिसॉल्व हो जाते हैं बेंजीन में। बेंजीन नाम का जो लिक्विड है उसमें नैप्थलीन एंथ्रासिन डिसॉल्व हो जाते हैं, बट अभी ये साथ में बोलेंगे इसमें शुगर या सॉल्ट ये डिसॉल्व नहीं होते। तो ये बता रहे हैं, यानी हर एक सोल्यूट की टेंडेंसी है कि मैं अपने स्पेसिफिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होऊंगा। समझ गए? इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं हर सोल्यूट की अपनी एक चॉइस है कि मैं किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होऊंगा, मैं किस में नहीं होऊंगा। अब सॉल्वेंट दो प्रकार के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, है ना। तो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर में नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे। कहते हैं ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये एक लाइन आ जाएगी। तो बस हमको क्या पता होना चाहिए। फिर हमको कुछ पोलर सॉल्वेंट, तो देखो ये पोलर सॉल्वेंट बोले नमक और शुगर दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। अच्छा, तो देख NaCl,
ये क्या होएगा, ये होता है पार्श डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव डेवलप होता है, पोलैरिटी रहेगी क्योंकि क्लोरीन इज लिटिल बिट मोर इट इज वेरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, पोलैरिटी रहेगी, ये पोलर है। वाटर अगेन इज अ पोलर सॉल्वेंट है ना, वाटर अगेन इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो ये पोलर में NaCl डिजोल्व हो रहा है, और तो लाइक डिजोल्व्स लाइक बोलेंगे, ठीक है। तो बस वही पूरा एग्जाम्पल है, मैंने एक्सप्लेन किया, अब मैं रेट कर रही हूँ। व्हेन sodium chloride and sugar they dissolves readily in water, yes, but then naphthalene or anthracene do not, ठीक है। on the other hand, तो मैंने बोला था naphthalene and anthracene dissolves in what, benzene, but then sodium chloride or sugar does not, ये इसमें नहीं डिजोल्व होते। सो इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सोल्यूट्स डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सोल्यूट्स डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। नाउ द डेफिनेशन इज अ सोल्यूट dissolves in a solvent if, उनके आपस के इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस तो होना ना, है ना, वो कहते हैं ना केमिकल रिलेशंस, वो क्या प्लस नेगेटिव चार्ज में आपस में बात करते हैं, सो द केमिकल इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन, उनकी आपसी दोस्ती होंगी तो वो डिजोल्व होंगे, उनकी आपसी दोस्ती ही नहीं होगी तो वो क्यों डिजोल्व होंगे। सो इंटरमोलिकुलर इंटर एंड दे आर ऑफ, दे शुड बी सिमिलर, कहते हैं ना तुम जो दोस्त की सोच सिमिलर होती है तो ही वो दोस्त बनते हैं, डिसिमिलर सोच वाले नहीं। बट सिमिलरली एक सोल्यूट को तुमने सॉल्वेंट में डाला, उनके अगर इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस सिमिलर होंगे सो दे विल डिजोल्व और अदरवाइज दे विल नॉट। सो माई लाइन बोलती है लाइक डिजोल्व्स लाइक, ठीक है, ये लाइक डिजोल्व्स लाइक को ट्रू बोलना है। सो व्हेन अ सॉल्यूट, और उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो सॉल्युबिलिटी का अगर शॉर्ट नोट आया तो मैंने अभी बता दी, पहले तो डेफिनेशन देना क्या है, मैक्सिमम अमाउंट काय का, सोल्यूट का, किस में डिजोल्व होगा, स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में, हाँ, और हाँ, एंड दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ स्पेसिफाइड सॉल्वेंट। उस सॉल्वेंट की बात करेंगे तब उसके अलग अलग सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी बदलती जाएगी, दूध में शुगर की सॉल्युबिलिटी अलग रहेगी, पानी में अलग रहेगी, तो स्पेसिफाइड सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। फिर उसके आगे हम दो सॉल्यूट की बात करेंगे, हम दो की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे इस चैप्टर में, किसकी, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, दो ही बात करेंगे, लिक्विड एंड लिक्विड की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, वो अगले पोर्शन में आएगी। तो सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ठीक है, इनको डिसॉल्व करेंगे। अब इनका वेरिएशंस विद टेम्परेचर एंड प्रेशर को भी हम स्टडी करेंगे। चलो, व्हेन अ सोल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, अब क्या क्या हो रहा है, बस यहाँ कुछ काम का होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज आई एम जस्ट रीडिंग इट और उसको हाईलाइट कर दूंगी। व्हेन अ सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सोल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। हाँ, एक चीज को डाल रहे हैं तो अब पानी था, सिंपल पानी था, अब इसमें तुम शुगर डाल रहे हो तो शुगर 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 बढ़ती जाएगी, तो बस वही कहानी, इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज, हाँ, उस सॉल्यूट में। लेकिन एक वक्त के बाद क्या आ जाए, एक वक्त के बाद क्या बोलेगा वो, अब मैं और सोल्यूट को नहीं डिसॉल्व कर रहा है, एक सोल्यूट लिया, उसको तुमने एक सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, एक सोल्यूशन बन रहा है विद मोर ऑफ सोल्यूट, है ना, मोर ऑफ सोल्यूट बढ़ता जाएगा जिसका ये बढ़ा। लेकिन एक वक्त के बाद क्या होगा, ये बोलेगा मैं अभी और नहीं घुलता, मैं नहीं घुल सकता, ठीक है। तो वो लिमिटेड एरिया, जिस वक्त वो बोलेगा मैं अब नहीं घुल सकता, हम उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, ये सैचुरेशन हो गया, उसके दिमाग का सैचुरेट होता ना, तुम्हारे दिमाग का सैचुरेशन हो गया, यार दिमाग सैचुरेट हो गया, अब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा, मैं जो पढ़ रहा हूँ, तो है ना उसकी मैक्सिमम लिमिट क्रॉस हो गई है। बस सोल्यूट सॉल्वेंट का भी है, तो उस सॉल्वेंट को बोलेंगे सैचुरेटेड, जिसके ऊपर मोर सोल्यूट विल नॉट गेट डिसॉल्व्ड इन इट, ठीक है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। इसके बाद एक और सिचुएशन आएगी, इसके बाद एक और सिचुएशन आएगी, जब ये रिएक्शन पीछे की तरफ भी आएगा, यानी अब और थोड़ा सा सोल्यूट डालो तो तुमको ये उसमें पानी में दिखने लगेगा मोटे मोटे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यानी एट दिस सिचुएशन वी विल से द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड बिटवीन सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है। सो नाउ आई एम रीडिंग इट, व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, सम सोल्यूट dissolves and its concentration increases in the solution and this process is known as dissolution। हाँ, dissolution की definition दे दो। but then some particles in solute collide, वो अब आपस में टकराने लगेंगे with the solid solute particles and get separated, उनको बोलेंगे चलो निकलो निकलो निकलो, and this process is known as crystallization। अभी बहुत ज़्यादा जब बढ़ गए,
अब ये आपस में टकराने लगेंगे, टकराएंगे 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 और ये मोटे मोटे होकर सपोज बैठ जाएंगे और यहाँ मुझे क्या मिलेंगे, क्रिस्टल्स मिलेंगे। क्रिस्टल, सपोज आप शुगर को एक लिमिट से ज़्यादा डिसॉल्व करो, नीचे शुगर अलग होने लगती है, ठीक है, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। And a stage is reached when two processes occur at the same rate, यानी घुलने का और वापस निकलने का, ये दोनों, और ये हमारा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। ये क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। A stage is reached when two processes occur at the same rate. Under such conditions, number of solute particles going into the solution will be equal to number of solute particles coming out of the solution, and this is known as dynamic equilibrium. At this stage, the concentration of solute in the solution will remain constant. Equilibrium stage पे क्या हो जाएगा, concentration of solute in solution फिक्स हो जाएगा ना, उससे ज़्यादा वो लेगा क्या, नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन फिक्स, यस ट्रू और फॉल्स, यस राइट। टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट अ गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर की ही बात करेंगे, एक स्पेसिफिक, तुम 1 डिग्री टेम्परेचर रेस कर दो, 25 से अगर 26 कर दिए सिचुएशन अलग हो सकती है। प्रेशर सपोज 1 atm, उससे कुछ बढ़ा दो, सिचुएशन अलग हो सकती है, तो हम वो बात नहीं करें। तो एट फिक्स कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, ट्रू और फॉल्स के लिए। सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन अ गैस, अब बस तुमने अभी क्या किया, सॉलिड सोल्यूट को डिसॉल्व किया लिक्विड में। मैं गैस भी तो मिक्स कर सकती हूँ, मैं गैस भी मिक्स कर सकती हूँ। अब मैं गैस को भी मिक्स करूँगी, एक वक्त होगा डिसॉल्व होएगी, एक वक्त के बाद बोलेगी अब मैं डिसॉल्व नहीं हो सकती, वहाँ सैचुरेशन आ गया, तो अब उसके बाद डालोगे तो थोड़ा रिवर्स रिएक्शन भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम आएगी, बिल्कुल। लेकिन इनमें विद द इंक्रीज इन और डिक्रीज इन टेम्परेचर सिचुएशन बिल्कुल अलग होती जाएगी, वो हम देखते हैं। सिमिलर प्रोसेस हो, ओके, similar process when followed when gas is dissolved in liquid, yes, such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is known as saturated solution। यानी definition of saturated solution आपको मिल गई है, देखो, a solution in which no more solute can be added, ये नहीं होना मुझे, a solution in which no more solute can be added at the same temperature and pressure is known as saturated solution, ठीक है। यानी solubility में आपको क्या क्या मेंशन करना चाहिए जब आप इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिख रहे हैं, तो ये देखो, यही चीज़ें, यही एक लाइनें आपको नीट के एग्जाम के ट्रू और फॉल्स असर्शन रीजनिंग में भी काम आएंगी। जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ सब इंपॉर्टेंट है। एंड अनसैचुरेटेड, अब तुमने सैचुरेटेड बता दिया तो भैया अनसैचुरेटेड तो बता दो, एक चीज़ बता दिया तो ये भी बता दो। हो सकता है तुमको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफ्रेंसिएशन ही पूछ ले, 4 पॉइंट का एग्जाम्पल वगैरह देना पड़ेगा यहाँ के अलावा। सो एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज वन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर, आई वुड से, जिस पे मैं पहले सिचुएशन में बात करूंगी। नाउ द सोल्यूशन विच इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, अब हमने सैचुरेशन कर दिया, हमने अनसैचुरेशन कर दिया, ठीक है, तो इसके बीच की डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर दो। यहाँ क्या होगा, the solution in which is in dynamic equilibrium with undissolved solute is a saturated solution। यानी equilibrium वाला solution कौन सा है, saturated वाला। यानी saturated unsaturated का differentiation बात करोगे तो एक डाल देना, saturated solutions केस में there is equilibrium which is observed, we observe equilibrium, that is dynamic equilibrium, ठीक है। ये एक पॉइंट हो जाते हैं। now dynamic equilibrium and contains the maximum amount, and that contains maximum amount of dissolved solute, है ना, in a given amount of solution। एक फिक्स सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट डला रहेगा, ये भी एक डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं। सो लेट मी हाईलाइट, सो सोल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अनडिसॉल्व्ड। क्यों अनडिसॉल्व्ड बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ तो पीछे भी आ रहा है ना, वो बोल रहा है मैं नहीं घुलूंगा, यहाँ तो जा रहा है लेकिन कुछ पीछे आ रहा है, तो देख डेफिनेशन कैसे हो गई, ये वापस अपना थोड़ा सा इधर का बनाएगा, है ना। तो अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड इट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट।
हाँ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सच अ सोल्यूशन, और उस वक्त जो उसका सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन है उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, पीछे वाले को नहीं, जो आगे जितना है ना इसी को हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, ठीक है ना। Earlier we have observed the solubility of one substance into the another depends on the nature of substance, ठीक है। In addition to these two variables, अब ये solubility, saturation, unsaturation, dynamic equilibrium या solubility या इनके बारे में तो हमको दो important parameters है जिसको हमको study करना चाहिए, और वो है effects of temperature and effects of pressure on what? On solubility of material। टेम्परेचर को हम स्टडी करेंगे, यानी अब जब टेम्परेचर की बात करें तो सबसे पहले हम टेम्परेचर, भाई मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ तो सॉल्युबिलिटी का क्या हो रहा है, और मैं यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ तो सॉल्युबिलिटी का क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज। दो कंडीशन करेंगे, एक बार प्रेशर बढ़ाने का, एक बार से प्रेशर घटाने का, एक बार बढ़ाने का टेम्परेचर और एक घटाने का, ठीक है। सबसे पहला हमारा आ गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सॉलिड है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर। हाँ, ट्रू और फॉल्स पूछा तो यस इट इज ट्रू, ठीक है। नाउ इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट, इक्विलिब्रियम क्या बता रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। इक्विलिब्रियम क्या बता रहा है आपको, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या बोली हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की, इट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सही बात है। हाँ, इट्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, सही बात है। अब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ तो इनको पता होना चाहिए भाई मेरी सॉल्युबिलिटी, अब बच्चों को क्या पता है मेरी टेम्परेचर इंक्रीज करने से यूजुअली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, नहीं, यहाँ हमको दो कंडीशंस को स्टडी करनी है। यहाँ हमको टेम्परेचर चेंजेस के वक्त हमको दो चीज़ें देखना है भैया, जब आप एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, यानी जब मैं उसको मिक्स कर रही हूँ तो वो हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है या वो हीट को रिलीज कर रहा है। ये दो सिचुएशन पे मेरा सॉल्युबिलिटी डिफर करेगा, ये दो कंडीशन विल डिफर दी सॉल्युबिलिटी। सो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक यानी मैं शुगर डाल रही हूँ, सपोज मैं शुगर डाल रही हूँ किसमें, वाटर में, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज इन टेम्परेचर, गैस के ऊपर रख दो, शक्कर को डालो सैचुरेटेड सोल्यूशन में, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों, वो एंडोथर्मिक है, उसको हीट दो वो डिसॉल्व करने लगेगा। लेकिन कोई रिएक्शन जो हीट रिलीज करता है, यानी टेम्परेचर वेरिएशंस में दो कंडीशंस हमारे आएंगे, ठीक है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सबसे पहले हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो रिएक्शन देखो एंडोथर्मिक है या रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, आपको देखना है। एक्सोथर्मिक यानी रिलीज ऑफ हीट होती है ना, रिलीज ऑफ हीट होती है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है। अब्जॉर्प्शन, वो हीट लेगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट लेगा, ठीक है, ये लेगा, यानी यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। देख जीरो को एक ग्रेटर देन जीरो रहा तो वो क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और लेस देन जीरो क्या होएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, जीरो से लेस, माइनस यानी हीट रिलीज हुई, है ना, बाहर निकली, प्लस यानी भाई मैंने इसको हीट दिया, तो यहाँ पे ये देख, ये ग्रेटर देन जीरो, जीरो से प्लस क्या होता है, अगर मैं ये स्केल डाल रही हूँ +1 +2 यही रहता है, यहाँ पे -1 रहेगा, यहाँ पे -2 रहेगा, यही मेरी स्केल होती है ना। तो बस यानी जीरो से ग्रेटर है, यानी इसने हीट लिया, एंडोथर्मिक है, इसकी सॉल्युबिलिटी व्हाट, इट शुड इंक्रीज, एंडोथर्मिक है तो हीट, और यहाँ पर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, क्योंकि भाई तुम और हीट दे रहे हो, वो वैसे खुद हीट छोड़ रहा है और तुम उसको और हीट दे रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा बाहर निकल, मैं नहीं मुझे नहीं डिसॉल्व होना है ना, तुम उसको वही फेवर कर रहे हो जो उसको नहीं बनना है सॉल्यूट, ठीक है। तो बस ये है टेम्परेचर में। अब देखो ये रेट, इसी का उल्टा कर देना, डिक्रीज इन टेम्परेचर, दैट्स इट। सो नाउ
तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड, ठीक है, इट इज ट्रू, वेरी ट्रू बोल देना. नाउ द कंसिडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड इन द रिएक्शन, ठीक है. At dynamic equilibrium, one must follow Lee-Chatelier principle. Lee-Chatelier principle क्या बोलता है? वही कुछ ऐड या इंक्रीज करने से जब रिएक्शन अपनी इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है, वही है ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल. जब हम कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर बहुत चीज़ों में पढ़ते हैं, जो आपने पहले पढ़ा होगा अपने दूसरे चैप्टर्स में. तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ इक्विलिब्रियम में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, इट शुड फॉलो ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है. यानी अगर मैं टेम्परेचर फिक्सर तो इसके इंक्रीज और डिक्रीज से देयर हैज टू बी समथिंग, रिएक्शन अपने आप को इस तरीके से शिफ्ट करेगा कि वो वापस इक्विलिब्रियम को बैलेंस कर ले, ठीक है. ओके, इट शुड फॉलो, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, राइट. नाउ इफ नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन, वैसे भी इक्विलिब्रियम वाला सैचुरेटेड है या नियरली सैचुरेटेड, द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, यानी उसको हीट देना पड़ रहा है उसको डिसॉल्व करने के लिए. तो सॉल्युबिलिटी विल डेफिनेटली इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर, एंड इफ इट इज एक्सोथर्मिक द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज. अभी देखो, एंडोथर्मिक डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 है, एंड एक्सोथर्मिक डेल्टा एच इज लेस देन 0. ये पॉइंट सब लिखते जाना अपने पॉइंट्स में, एक एक चीज को क्लियरली मेंशन करो, आपका क्वेश्चन बहुत सुंदर दिखेगा. आंसर देख लिया, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव. कैसे है वो स्केल याद रखना और डालना, नहीं तो उस वक्त में बच्चा कंफ्यूज होता है. अभी एक्सोथर्मिक का रिलीज हो रही है वो प्लस शो कर देते हैं, नहीं, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है. प्रेशर जो है ना, अभी हमने क्या डिसॉल्व किया, हमने जो किया सॉलिड के बारे में बात किया. मैंने बोला था सॉलिबिलिटी के हेड में मैं दो चीज़ करूंगी, एक बार सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करूंगी और एक बार गैस को लिक्विड में. अभी हम यही वाला कर रहे हैं, अभी हम सॉलिड का कर रहे हैं. तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो हम बात करें सॉल्यूट इज सॉलिड, है ना. तो अब हम बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर. भैया सॉलिड है, सपोज एक पत्थर है, स्टोन है, इसको तुम एक प्रेशर से दबाओ, इसको तुम एक प्रेशर लाओ, ठीक है, कोई भी प्रेशर लाओ और इससे दबाओ. हाँ, कुछ खास होना है, ये दबना है क्या? नहीं. तो प्रेशर डज नॉट अफेक्ट मच ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठीक है. प्रेशर का कोई गेम नहीं है, लेकिन गैस के वक्त अलग हो जाएगा, ठीक है. ये मैं सॉलिड की बात कर. Pressure does not have any significant effect on solubility of solid in liquid. समझ गए? Because solid and liquid are highly incompressible. भाई हम नहीं प्रेस होंगे. आप एक गिलास पानी लो, आप एक गिलास इसको दबाओ, ये तो इतनी जगह खाया हुआ है ना पानी ने, आप क्या इसको प्रेस कर पाओगे क्या? नहीं. वैसे ही सॉलिड को भी नहीं कर पाओगे. तो बस बोल दिए सॉलिड और लिक्विड दे आर इनकम्प्रेसिबल, so they won't have much effect due to your changes in pressure. या आप increase कर लो या decrease कर लो, उसका कुछ नहीं होगा, and they practically remain unaffected, ठीक है. तो ये true और false assertion reasoning के हिसाब से इसको याद रखना. solubility of gas in liquids, second portion, जैसे पहला बताया. तो gases, many gases dissolve in water. अच्छा, but एक चीज़ याद रखना, ऑक्सीजन dissolves only to a small extent in water, ठीक है. It is this dissolved oxygen which sustains all aquatic life. देखो स्मॉल एक्सटेंट में डिसॉल्व होती है, लेकिन वही स्मॉल एक्सटेंट सारी एक्वेटिक लाइफ को संभाल लेता है, उनको ऑक्सीजन देता है फॉर रेस्पिरेशन. ऑन द अदर हैंड जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर है. ओके, नाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड is greatly affected by pressure and temperature. हम क्या कर रहे हैं, देखो solubility of gases and liquid is greatly affected by pressure and temperature both. वैसे भी हम दो चीज़ों को ही ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है. तो टेम्परेचर एंड प्रेशर. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर. बस गैस है, आप सोचो एक कंटेनर है, उसमें एक लिक्विड है, ठीक है, उसमें एक लिक्विड है.
और मैं उसमें एक गैस को डिसॉल्व कर रही हूँ। गैस ये क्लोज्ड है, गैस मॉलिक्यूल्स कहाँ रहेंगे, इमेजिन करना यहाँ रहेंगे, ठीक है। डिसॉल्व करोगे, अब इसमें मैं प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ। ऊपर से मैंने एक पिस्टन ले ली और पिस्टन को मैं ये प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, अंदर की तरफ। आई एम प्रेसिंग इट, ठीक है, मैं अंदर की तरफ प्रेस करूँगी तो क्या होगा, ये गैस मॉलिक्यूल्स इधर आने लगेंगे, है ना, क्योंकि पिस्टन प्रेस हो गई तो ये गैस मॉलिक्यूल्स अंदर आने लगेंगे। यानी विद द इंक्रीज, व्हाट कैन आई से, विद द इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इमेजिन कर सकते ना। और मैं अगर इसको रिलीज डाउन करूंगी, इसी पिस्टन को मैं ऊपर के तरफ लेंगी तो ये गैस मॉलिक्यूल चुपचाप बाहर निकलने लगेंगे, जहाँ इनको जगह मिलेगी वहाँ जाकर बैठ जाएंगे। दूसरा पिस्टन अगर मैं ले रही हूँ और इस पिस्टन को मैं ऊपर लेके चलेगी तो ये यहाँ से निकलने लगेंगे और यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से solubility of gas increases, ठीक है। let me clean this. So solubility of gas increases with the increase in pressure. True? Yes. For a solution of gases in a solvent, consider a system. ठीक है, अब मैं रीड कर रही हूँ जो मैंने इतना सारा गंदा किया था अभी, बस वही है। कंसिडर, एक सिस्टम ले लो, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, ये गैस है, ये इनके बीच का इंटरफेस है, क्या है, सॉलिड और गैस इंटरफेस, लिक्विड गैस इंटरफेस। इंटरफेस यानी उन दोनों के बीच की पोजीशनिंग, ठीक है। ये एक जगह, यहाँ पर कुछ गैसेस पार्टिकल्स अंदर डिसॉल्व है और कुछ इस जार के अंदर हवा में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी स्पेस थी, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी स्पेस थी। ये पूरा सोल्यूशन बन गया, ये ऊपर है। अब तू अगर इसको प्रेशर बढ़ा, ये देखिए, एक बॉक्स रखा, 2 रखा, 3 रख दिया यहाँ पे, तो प्रेशर बढ़ा दिया, बिल्कुल बढ़ा दिया। तो देखो क्या हुआ, ये जो सोल्यूट, ये पार्टिकल्स थे, ये करीब 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 है, इनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, और कुछ और अंदर भी चले गए। अभी क्या हुआ, ये जो इंटरफेस है, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। तो क्या होएगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द इंटरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है उनका वो करीब आ जाएंगे और कुछ अंदर भी जाने लगेंगे, ठीक है। ये 2 लाइनें वो बोलेगा, ठीक है। द लोअर पार्ट इज अ सोल्यूशन, हाँ, दिस इज द लोअर पार्ट इज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन यानी मिक्सचर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, बराबर, इट इज सोल्यूशन। यानी सोल्यूट यहाँ पर कौन है, सोल्यूट यहाँ पे कौन है, गैस है, सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पर लिक्विड है, बराबर, और ये बन गया सोल्यूशन, राइट। अब देखो, लोअर पार्ट इज अ सोल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज गैसियस। मैंने बोला ये वाली क्या है, गैसेस है, इसके पास यहाँ जगह है, तो ये गैस पार्टिकल्स यहाँ पर है, गैस है, ये प्योरली गैस है, या गैस और लिक्विड दोनों है, सोल्यूशन बन गया, ठीक है। द लोअर पार्ट इज अ सोल्यूशन, द अपर पार्ट इज गैस एट अ प्रेशर P एंड अ टेम्परेचर T। एक फिक्स टेम्परेचर है, जो भी उसका हमने टेम्परेचर मेंटेन किया वो चेंज नहीं किया है, बट देन सो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया। अब इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम आ गया, ये जितने यहाँ है, इनका एक इंटरफेस, यहाँ जाने वाले हैं तो उतने ही नीचे आएंगे, जो कुछ यहाँ से यहाँ जा रहे हैं उतने ही यहाँ से यहाँ आएंगे, तो देर इज एन इक्विलिब्रियम, ठीक है, देर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द 2 फेजेस, ओके। नाउ under these conditions, rate of gaseous particle entering and leaving the solution phase, it is same, right? बोला, जो निकल रहे और जो अंदर जा रहे वो सेम है। 2 जा रहे हैं, दो अगर बाहर आ रहे तो 2 ही अंदर जाएंगे, एक चीज हो गई। नाउ इंक्रीज द प्रेशर, आप बढ़ा दो, ये देखो 3 लोड रख दिए ओवर द सोल्यूशन फेज बाय कंप्रेसिंग द गैस टू अ स्मॉलर वॉल्यूम। वॉल्यूम कम हो गया, पहले का वॉल्यूम कितना था, पहले का वॉल्यूम इतना था, अभी वॉल्यूम इतना हो गया, यानी इतना वॉल्यूम कम हो गया, ये वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। देखो, दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ gaseous पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सोल्यूशन एंड ऑल्सो द रेट। अब क्या हुआ, यहाँ पे पास आ गए, इतने सारे, इतने दूर थे, ये सब पास आ गए, इसके आ गए, यहाँ पे पास आ गए, हाँ। So decline. This will increase the number of gaseous particles per unit volume over the solution and the rate at which the gaseous particles that are striking the surface. मैं इस surface को बार बार हाईलाइट कर रही थी, आ गई ये लाइन surface वाली, ये है इंटरफेस, gaseous है, at the surface of the solution entering, ठीक है। Now the solubility of gas increase,
until a new equilibrium will reach. यहाँ पर अब फिर से क्या होगा, यहाँ पर अब फिर से क्या होगा, यहाँ पर ये एंटर, पहले सपोज 2 अंदर जा रहे थे तो 2 बाहर जाएंगे, सॉरी 2 बाहर जा रहे थे तो 2 अंदर आ रहे थे। अब मैंने वॉल्यूम कम कर दिया, गैशियस पार्टिकल तो इतने थे सारे इधर आकर भर गए। अब क्या होएगा, यहाँ शायद 4 अंदर आएंगे और 4 ऊपर के इसमें जाएंगे, है ना, इक्वल नंबर ऑफ, तो देयर हैज टू रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम, अभी न्यू इक्विलिब्रियम बनेगी, ठीक है, अंदर बाहर जाने वाले में चेंजेस होगा। सो बस वही लाइन है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम, कब तक के, जब तक के नवी इक्विलिब्रियम नहीं आती, एंड इज रीच रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन अ प्रेशर ऑफ गैस। अब क्या होगा, ओवर द सोल्यूशन दस द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। यहाँ पर देख इतने सारे बलून गैस पार्टिकल्स आ गए, अब ये इसके ऊपर प्रेशर तो एक्सर्ट करेंगे ना, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और ये प्रेशर एक्सर्ट होने से क्या होंगे, ये आगे फेंके जाएंगे और ये सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, दिस विल इंक्रीज, दैट्स इट। ये पिक्चर यही बता रही है। अभी इन सब चीज़ों के बारे में, ये जो हुआ गैस को लिक्विड में आप प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस नॉट लिक्विड इंक्रीजेस, ये हमको सबसे पहले किसने बताया, तो सर हेनरी ने बताया। किसने बताया, हेनरी ने। गैस के बारे में बताया हमने, लिक्विड और जब भी सॉलिड और लिक्विड को डिसॉल्व किया तो उसके बारे में नहीं बात करें, तो हेनरीज लॉ कहाँ आएगा, गैस इन लिक्विड आएगा, ठीक है। चलो लेट्स रीड इट। हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव द क्वांटिटेटिव, कितनी क्वांटिटी अंदर जा रही, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट दैट इज अ लिक्विड, और उसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। बस उसने क्या बोला, उसने यही बोला, मैंने बोला ना प्रेशर के बारे में बात किया, मैंने बोला हेनरी ने बताया, किसके बारे में बताया, हेनरी ने बताया सॉल्युबिलिटी किसकी, गैस की, किस में, लिक्विड फेज में, बराबर, हेनरी ने बताया, और उसी को हेनरीज लॉ बोलते हैं, उसी को हेनरीज लॉ बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, बस तुमको ये याद आना चाहिए, प्रेशर ऑफ अ गैस विद द इंक्रीज इन प्रेशर और सॉल्युबिलिटी, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू ईच अदर। प्रेशर इंक्रीज करो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होएगी, प्रेशर डिक्रीज करो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होएगी, ये बताया, ठीक है। अभी इस लॉ को हम पढ़ेंगे, फिर इस लॉ के बाद आए कौन आए, उसके बाद आए डाल्टन, और डाल्टन ने भी प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बारे में बोला है, ठीक है, लेकिन हेनरी फर्स्ट आए थे, ठीक है। सो द गैस, द लॉ स्टेट्स, कौन, हेनरी लॉ। अगर हेनरी लॉ पे 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the solution। ये सरफेस की बात कर रहे हैं, ये सरफेस बोलो या इंटरफेस बोलो, इसके बारे में बात करें, जितना ज़्यादा यहाँ होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इन्होंने ये चीज़ बोला। सो क्या बोला, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन सा, प्रेशर नहीं बोला, बोला पार्शियल प्रेशर किसका, ऑफ गैस, कहाँ, अबव, सरफेस बोला मैंने, सरफेस किसका, लिक्विड का, सरफेस ऑफ लिक्विड, या बोलो सॉल्वेंट या बोलो सोल्यूशन, ठीक है। सो ऑफ सरफेस ऑफ सोल्यूशन। बाद में डाल्टन आए, इट इज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी टू हेनरी, इन्होंने क्या बोला, इंडिपेंडेंटली, यानी इधर हेनरी अपना काम कर रहे थे, इधर अलग कहीं और डाल्टन भी काम कर रहे थे, यही सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के ऊपर, तो उन्होंने अपना दिया, क्या बोला, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड सोल्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ, बस एक वर्ड डाल दो, डाल्टन में एक वर्ड डाल दो, इट्स अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, यानी वो उसी के हिसाब से होगा। सो इफ़ यू यूज मोल फ्रैक्शन, अब हमने क्या बोला, यहाँ पर ये बोल रहे हैं, आप हमेशा सॉल्युबिलिटी बात कर रहे हो, सॉल्युबिलिटी, मैं सॉल्युबिलिटी नहीं बोलता हूँ, ठीक है। इन्होंने बोला, क्या बोला, मतलब किसने बोला, एनसीईआरटी बोल रही है, सॉल्युबिलिटी नहीं बात करो, सॉल्युबिलिटी के बारे में उसके हम दूसरे तरीके से बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ अ लिक्विड इन सॉल्युबल, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ना बात करते हुए हम मोल फ्रैक्शन में अब इस डेफिनेशन को लिखेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को लिखेंगे, बस इतना
बात कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी टर्म की जगह अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन रादर। तो देखो अब क्या बात हो रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सोल्यूशन, किस में डाल रहे हैं, सोल्यूशन में डिसॉल्वर, इट्स अ मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का मेजर है, बिल्कुल सही बात है। देन द न्यू डेफिनेशन बिकम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस in a solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution। कुछ नहीं, solubility को टर्म हटा दिया और मोल फ्रैक्शन डाल दिया। पहले बोला मोल फ्रैक्शन solubility का थोड़ा भाई है, मोल फ्रैक्शन solubility का भाई है, तो इट्स अ मेजर, मोल फ्रैक्शन इज अ मेजर ऑफ solubility, है ना। और फिर बाद में बोल दिया मोल फ्रैक्शन इज इन अ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। न्यू डेफिनेशन मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो अब मोस्ट कॉमनली क्या कर दिया, अब यहाँ बोला, पहले क्या बोला, कुछ नहीं है, यहाँ बदल दिया, मोल फ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, ये बोला। यहाँ पर क्या बोला, पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और उसको इन्होंने काय से डिनोट किया। कुछ भी नहीं है, दोनों लाइन सेम है, कोई भी एक लिखो। सो देखो मोस्ट कॉमनली क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस और इन वेपर फेज, जो वेपर फेज में है, ये देखो यहाँ वेपर फेज में है, ओके, ये चीज ऐड होगी, इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस दैट इज काय इन द सॉल्यूशन। बस ये आ गया। तो ये KH क्या है, तो ये KH क्या है, ये KH है हमारा हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट है। और दूसरी चीज अब ये क्या बोलेंगे, अगर एक गैस को आप, अगर एक गैस का क्या नाम, आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को एक ग्राफ बना रहे हो और उसके मोल फ्रैक्शन दैट इज काय का एक ग्राफ बना रहे हो, काय ऑन x एक्सिस दैट इज मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑन y एक्सिस, सो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन कर्व एंड द स्लोप ऑफ द कर्व विल गिव यू, कोई एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू, और वो वैल्यू किसके बराबर है, वो वैल्यू है हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बराबर, दैट इज KH के बराबर। दूसरी चीज क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन क्या है, P पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू काय, हाँ ठीक है, पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू काय, तो मैं इसको इक्वेट करती हूँ तो एक कांस्टेंट आएगा, वो है हेनरीज कांस्टेंट इनटू काय। अब देखो ये फिक्स है वैल्यू, ठीक है, दिस इनटू दिस, तो ये क्या बोल रहे हैं, कोई एक चीज, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन। अगर मैं मोल फ्रैक्शन KH को बढ़ाती हूँ तो इस मोल फ्रैक्शन को कम होना पड़ेगा, तभी इनका प्रोडक्ट देख, 2 इंटू 4 इज 8 या 4 इंटू 2 इज ऑल्सो 8, है ना। तो अगर मैंने काय को 4 कर दिया तो मोल फ्रैक्शन को तो कम होना पड़ेगा, है ना। अगर मैं काय को कम करती हूँ तो मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो बस वही चीज बोलेंगे। अभी देखो हेनरी, इफ यू ड्रॉ ग्राफ द पार्शियल प्रेशर और इसका वर्सेस मोल फ्रैक्शन, यू गेट अ टाइप, दिस टाइप ऑफ कर्व एंड द डिफरेंट गैसेस, ये एक चीज हाईलाइट रखो, दे हैव डिफरेंट KH एट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैस, डिफरेंट KH एट डिफरेंट टेम्परेचर, सब डिफरेंट है। मतलब एक ही गैस बोल सकते हो, सपोज ऑक्सीजन, अलग अलग टेम्परेचर पे शायद उसका KH अलग हो सकता है, ठीक है। मैं रूम टेम्परेचर पे बात करूं, मैं कोई और, सो KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, हाँ ठीक है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर, द लोअर वुड बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड, यानी जो मैंने अभी तुमको बोला, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू काय। अगर मैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं ये इसको 4 इंटू 2 करती हूँ तो ये 8 है, या मैं इसको 2 इंटू 4 करती हूँ तो भी ये 8 है, तो ये दोनों इसके बराबर हो सकते हैं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल। यानी देखो जब मैंने काय को इंक्रीज किया तो मोल फ्रैक्शन को अल्टीमेटली डिक्रीज होना पड़ा, क्योंकि ये तो फिक्स है, इफ दिस नीड्स टू बी फिक्स जितना होना, तो अगर मैं इसको इंक्रीज कर रही हूँ तो इसको न चाहते हुए डिक्रीज होना पड़ा, बस वही लाइन है। higher the value of KH at a given pressure, the lower it will be the solubility of the gas in this, क्योंकि काय क्या है, it's a function of solubility, it's a function of solubility only, यही बताएगा मेरे को solubility, so बस वही है। So it can be seen from the table, KH values of nitrogen and oxygen increases with the increase in temperature, indicating, अब इन्होंने प्रेशर की बात कर दी, अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, गैस है,
गैस है किसमें, लिक्विड के अंदर। गैस को अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, गैस का टेम्परेचर, तो क्या होएगा, वो लिक्विड को छोड़ छोड़ के बाहर निकलेगी। यहाँ है सपोज डिजोल्व है, मैं हीट करूँगी तो वो बाहर निकलेगी, क्या करेगी, वो दूर जाएंगी, इससे दूर जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होएगी, सॉल्युबिलिटी क्या होएगी, डिक्रीज होएगी, है ना। वो तो छोड़ छोड़ के उसको जा रहा है, वो इवापोरेट होने लगेंगे, क्योंकि इट इज एक टाइप से कंडेंसेशन ही होता है ना। जब आप उसको किसी चीज़ को डिसॉल्व करें तो वो सॉल्वेट होगा, वो सॉल्वेट होगा, उसके अंदर पकड़ा हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो बाहर दूर जाने लगेंगे, दूर दूर जाने लगेगी। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इंडिकेटिंग दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। उन्होंने, ठीक है, यानी देख, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, राइट। ठीक है, it is due to this reason that aquatic species, they are more comfortable in cold waters rather than warm water। इसको आप assertion reasoning के लिए नोट करो। Why the aquatic species are more comfortable? क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम रहेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व रहेगी और उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती रहेगी, दे विल गेट मोर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस टॉपिक का, सॉल्युबिलिटी का टॉपिक का लास्ट पोर्शन, ठीक है, हमने पढ़ लिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैसेस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इंक्रीज होती है। ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, एंड इट्स वाइस वर्सा, ठीक है। तो अब हम आगे हेनरीज लॉ फाइंड सेवरल एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, हेनरी ने बताया ना सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है प्रेशर इंक्रीज करने से, बस हेनरी ने जो बताया उसी को इंडस्ट्रियलिस्ट में कैसा यूज़ करते हैं, अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। आपकी कोल्ड ड्रिंक पैक होती है तो कोल्ड ड्रिंक में CO2 डाल के वो हाई प्रेशर में पैक करते हैं, बोल रहे हैं। स्कूबा ड्राइवर्स जो क्या नाम, डीप सी में जाते हैं घूमने, तो फिर आप अपने ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में कैरी करते हैं। ठीक है, उस सिलेंडर में कौन कौन सी गैसेस होना, क्यों कौन सी गैसेस होना, जब स्कूबा ड्राइवर पानी से ऊपर आता है, सी लेवल पे ऊपर, अंदर जाने से प्रेशर बढ़ता है। जितना आप अंदर जाओगे सी में, डीप सी में प्रेशर इंक्रीज होता है, डीप सी में प्रेशर इंक्रीज होता है। बट एक बार अंदर गए प्रेशर इंक्रीज होगा। विद द इंक्रीज इन प्रेशर क्या कहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो आपके ब्लड में जो भी गैसेस है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब होने लगेगी। ठीक है, वो ब्लड में ज़्यादा जाएंगी। लेकिन जब वही इंसान, और एक प्रेशर बॉडी के अंदर बिल्टअप हो जाएगा, वही इंसान जब ऊपर आएगा, अप पार्ट ऑफ द सी आएगा, तो क्या होएगा, प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। अंदर बहुत इंक्रीज था, ऊपर आ रहे हो डिक्रीज, चेंजेस इन प्रेशर हो रहा है। अब क्या होगा, बॉडी से जो भी सॉल्युबल गैसेस है वो बाहर निकलने लगेगी, वो बाहर निकलेंगी, पर वो इतनी निकलती नहीं है, कुछ वहाँ जम जाती है, मतलब आपके वेन्स, नसों में वो ब्लॉक होने लगेगी। ठीक है, वो कोई कंडीशन करेगा, उस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, यहाँ पर बेंड्स कहते हैं। ठीक है, यानी जब एक स्कूबा ड्राइवर, या आप ही सोचो, डीप सी में गए, तैर कर आए, ऊपर आ रहे हो, ठीक है, तो ऑक्सीजन, जो भी गैसेस है आपके बॉडी में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो डिजोल्व हो रही है, ठीक है, वो बाहर निकलना चाहेंगी, निकल नहीं पाएंगी, वो बॉडी में ना ग्रुप बनाकर बैठ जाएंगी नसों में। ठीक है, उसको बोलते हैं बेंड्स। और बेंड्स, इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इट्स अ पेनफुल कंडीशन। अब ये बेंड्स और पेनफुल कंडीशन से बचाने के लिए, ठीक है, ये जो सिलेंडर एक स्कूबा ड्राइवर अपनी बॉडी के ऊपर कैरी करता है, ठीक है, जो बॉडी के ऊपर कैरी करता है, ठीक है, उसमें कुछ गैसेस मिक्स करते हैं, उनका अपना प्रोपोर्शन है, ठीक है, वो क्या है वो हमें पता होना चाहिए। सो आई एम गोना रीड इट फॉर यू नाउ। क्या बोली पहला, इंक्रीज द सॉल्युबल, हाँ, अभी सबसे हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन, कि भाई हेनरी ने जो जो बताया, आज इंडस्ट्री में, बड़े बड़े इंडस्ट्री कैसे यूज़ करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इंक्रीज करते हैं, कहाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, सोडा वाटर में, कैसे,
बाय सीलिंग द बॉटल एट अ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से पैक करोगे, सारा CO2 जाकर नीचे लिक्विड में सॉल्युबल हो जाएगा। स्कूबा ड्राइवर्स का पॉइंट मैंने बताया, क्या सिचुएशन, बेंड्स। अब प्रेशर अंदर, जैसे ही डीप सी में जाओगे प्रेशर बढ़ रहा है, तो स्कूबा ड्राइवर्स को जब नीचे जाना है तो दे नीड टू कोप अप विद व्हाट, द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, द डिजॉल्व गैसेस। ठीक है, तो स्कूबा ड्राइवर्स मस्ट कोप अप विद द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस while they breathe air at high pressure underwater। नीचे जाने के बाद increased pressure increases solubility किसकी, atmospheric gases in the blood। जो भी blood में gases है वो सब soluble होने जाने हैं। When the divers come towards the surface, pressure gradually decreases। मैं बता चुकी हूँ। The release of the dissolved gases, अब dissolved gases बाहर आने लगेंगी, and that दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। मैंने बोला गैसेस नसों में सपोज ग्रुप बनाने लगेगी ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन गैस। किसके बबल्स बनेंगे, नाइट्रोजन गैस के बनेंगे। ओके, एंड ये दिस विल ब्लॉक द कैपिलरीज। कैपिलरीज यानी वही आर्टरीज, वेन्स, एंड क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन, और वही मेडिकल कंडीशन को बेंड्स कहते हैं, एंड विच इज पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। बता चुकी हूँ, सुनाओ। अब स्कूबा ड्राइवर को भाई पानी में गए हैं, वापस तो ऊपर आना ही है, और फिर इस पेनफुल कंडीशन दैट इज बेंड से अपने आप को बचाना है, और उसके टॉक्सिक, अब एक तो बेंड से जो पेनफुल है, दूसरी जो गैसेज है दे कैन बी टॉक्सिक टू द बॉडी। यस, सो ऑल्सो द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ कंसर्न। So now what we will do, what industries are doing rather, what industries are doing, they are, वो जो ऑक्सीजन टैंक जो स्कूबा ड्राइवर अपने बैग पे लेके जाते हैं ना, उसमें वो कुछ मिक्स करेंगे, कुछ गैसेस का मिक्सचर बनाएंगे, और जस्ट टू अवॉइड ऑल दिस प्रॉब्लम्स। So the tanks are used by that are used by scuba drivers, they are filled by with air, and that air is diluted यानी and mixed, air is diluted with helium, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इनके परसेंटेज भी आपको पता होने चाहिए। तो द टैंक्स आर यूज्ड so the tanks are used by scuba divers, they are filled with air diluted with helium, nitrogen and oxygen। now अभी हमने देखो, अभी हमने पहली बात की थी कोल्ड ड्रिंक की बोतल की, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स की। दूसरी हमने बात की स्कूबा ड्राइवर्स की, और लास्ट हम बात करेंगे, एक पानी के अंदर गए और एक चले जाओ पहाड़ों पे, चले जाओ आप पहाड़ों पे, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड्स। सो हाई एल्टीट्यूड्स पार्शियल प्रेशर कम होता है। देखो पानी के अंदर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था, हाई एल्टीट्यूड पे कम है, ऑक्सीजन कम है, एंड दैट एज कम्पेयर टू द ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब वहाँ पर फिर ब्लड में क्या रहेगा भाई, ऑक्सीजन तो कम है तो ब्लड में भी ऑक्सीजन कम रहेगा, लो बाइंडिंग, ठीक है। सो इसलिए जब आप लोग पहाड़ों पे चल के जाते हो ना, तो आपको हाई राइज सिकनेस होता है, ठीक है ना, चक्कर आने लगता है, डायलेमा होता है, अल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं, ठीक है। सो देखो दिस लीड्स टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, वाई, क्योंकि वहाँ पहले ही ऑक्सीजन कम है, ठीक है। आपकी बॉडी को हम देखो, पहाड़ी लोगों की बॉडी का ना, बॉडी उस हिसाब से अपने आप को बना लेती है। हमने दूसरे बायो के चैप्टर में पढ़ा है, उनका हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होता है, ताकि जितनी ऑक्सीजन हो उनको मिले, लंग्स में उनको मिले, उनको रेस्पिरेशन करने को मिले। बट क्या हम अगर लो लाइंग एरियाज वाले लोग शिमला, मनाली और माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे, तो हमारी बॉडी के एक अलग आदत है ब्लड में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा, आपको ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा चाहिए रहेगा, पर वहाँ तो ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है, बॉडी को नहीं मिलेगी। उसके वजह से इंसान को क्या होता है, अल्टीट्यूड सिकनेस होता है, उसके वजह से आपको वीकनेस, अनेबल टू थिंक, कन्फ्यूजन्स ऐसे आते हैं, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज एनोरेक्सिया। ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, वही बताया हुआ है। सो देखो, हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस एंड दैट कंपेयर टू द ग्राउंड लेवल, दिस लीड्स टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, इसके वजह से। और एज वेल एज टिश्यूज, भाई ब्लड के पास कम होगा तो टिश्यूज को तो ब्लड ही पहुंचाता है, उसको भी कम रहेगा। लिविंग इन पीपल हु लिव एट हाई एल्टीट्यूड, और से क्लाइंबर्स जो हम जा रहे हैं।
So low oxygen causes climbers to become weak, unable to think. Assertion reasoning के लिए मार्क कर लो क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन ही कम है। नाउ लास्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो कर लिया हमने, हेनरीज लॉ वगैरह। तो भाई सॉलिबिलिटी ऑफ गैस टेम्परेचर, बस देखो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ही कर रहे, डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके। When dissolved gas molecules present in the liquid phase and the process is known as dissolution can be considered similar to condensation as well as heat evolved in this process. देखो जब भी आप गैस को लिक्विड में डालते हो, ठीक है, इट्स अ व्हाट, ये कहते हैं हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज इवॉल्व्ड, यानी डेल्टा एच इज नेगेटिव, वो हीट पे, यानी क्या होगा, सॉलिबिलिटी विल decrease. Heat is evolved. So the section dissolution process is a dynamic equilibrium and thus must allow लीच एटलियस। जब भी हमने पढ़ा जो भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम है उसको लीच एटलियस प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। As dissolution is an exothermic, the solubility should decrease with the rise in temperature. So here we end up with the solubility part. ठीक है, hope if you like it, don't forget to subscribe my channel. Thank you.